आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे और दूसरी बार इस पद पर वो आसीन होने जा रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दी है और उसमें जो कुछ कहा है आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देश को सुरक्षित करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मेरा सब कुछ अमेरिका के लिए समर्पित है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इलेक्शन का नारा दोहराया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने कहा हमने असंभव को संभव करके दिखाया है। सीनेट पर दोबारा अब डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रोल होगा और अगले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए स्वर्णिम काल कह रहे हैं कि होने जा रहे हैं। अभी तक कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सोशल मीडिया पर भी नहीं, या कमला हैरिस का अब तक देखने को नहीं आया है। इंतजार किया जा रहा है कि वो भी कुछ कहें। हालांकि अब इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिछली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे उससे बड़ी जीत के साथ अब एक बार फिर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उस बार उनको पॉपुलर वोट नहीं मिला था, मतलब मेजॉरिटी वोट उनके पास नहीं था, सीटें उनको ज्यादा मिली थी। इस बार वो सीटों में भी बहुत आगे हैं कमला हैरिस से, और पॉपुलर वोट में भी कमला हैरिस से काफी आगे चल रहे हैं। सेनेट में भी उनका दबदबा होगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में के नतीजे भी पूरे आए नहीं है, लेकिन वहां भी उनकी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत मजबूत राष्ट्रपति अगले 4 साल के लिए पूरी ताकत के साथ बनने जा रहे हैं। हमने पिछले सेगमेंट में बात की कि उनका राष्ट्रपति बनना भारत के लिहाज से कैसा समझा जाए। वो बात करते करते नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को बधाई एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की। उसके बाद साथ उन्होंने 4 तस्वीरें भी शेयर की हैं, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की। भारत के लिहाज से, व्यापार अर्थनीति के लिहाज से हो सकता है कि कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते आए हैं कि भारत टैरिफ्स के, उन्होंने एक बार भारत को टैरिफ किंग कहा था। मतलब भारत सबसे कम टैक्स दे करके अमेरिकी माल लेता है, लेकिन भारत का माल जब वहां पर जाता है तो उस पर उतना टैक्स नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में शायद कुछ ऐसे फैसले लें जिस पर भारत को चिंता हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो उनकी विदेश नीति है उससे भारत काफी कंफर्टेबल रहेगा, यह मानकर चला जा रहा है। एक चीज और सर, बहुत से लोगों ने, जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे कि वहां जो कमला हैरिस का या डेमोक्रेट्स का पूरा कैंपेन था, बहुत से इश्यूज पर भारत में जिस तरीके से विपक्ष का कैंपेन रहता है उससे मिलते जुलते ना रहते। जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ट्रंप आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे, दोबारा फिर चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, बहुत उस किस्म की बातें थी। जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जाता है कि दुनिया में बहुत सी डेमोक्रेसीज को डिस्टेबलाइज करने के पीछे जो बड़ी ताकतें उनमें से एक वो है। और अमेरिकी इलेक्शन में भी जॉर्ज सोरोस की खूब चर्चा हुई थी। अमेरिकन इलेक्शन में होती है, साउथ ईस्ट एशिया में इलेक्शन में हुआ, ब्रिटेन इलेक्शन में उनकी भूमिका थी, भारत में उनकी भूमिका थी। देखिए, मैंने आरंभ में आपको कहा था, पहले उसको दोहरा के फिर आगे करूंगा, कि भारत अमेरिका दोनों के नेशनल इंटरेस्ट, दोनों के इंटरनेशनल इंटरेस्ट, दोनों के अपने वैल्यू सिस्टम और दोनों की नेशनलिटी के बारे में अपना विचार और व्यवहार, ये 4 चीजें जो हैं ये हमारे लिए आधार भूमि होगी किसी विश्लेषण का। अब पहले तात्कालिक रूप से आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस पर आऊंगा, बांग्लादेश के परिवर्तन को बाइडेन की गलत नीतियों का परिणाम बताया कि फंडामेंटलिस्ट के हाथ में दिया है, साउथ एशिया को पेरिल में डाल दिया है। अब जॉर्ज सोरोस की नीतियां अगर बांग्लादेश में लागू है, अगर डेमोक्रेट के माध्यम से कि एक प्रधानमंत्री को दबाव में डाला गया कि आप त्याग पत्र दीजिए और किसी जो है मिलीजुली सरकार में चुनाव होगा, और आज जो हालत हो गई है, रात आज आपका कार्यक्रम नहीं था, रात मुझे वहां से वीडियो भेजे गए हैं कि वहां की सेना ने रात, हजारी इलाके है एक चटगांव में, हाँ, वहां से बने हिंदुओं के घरों में घुस के सेना ने मारा है, एक की मृत्यु हो गई है, घर तोड़े हैं, ये स्थिति हिंदुओं के लिए हो गई है। तो जो बाइडेन के आने के बाद, जो इस समय भारत के बारे में ट्रंप के आने के बाद जो भारत को थोड़ी ताकत मिलेगी, वैसे हर देश, इन्होंने ठीक कहा, अपने नेशनल इंटरेस्ट की भूमिका निभाता है, लेकिन अमेरिका भारत का ट्रंप के काल में नेशनल इंटरेस्ट यहां मिलता है कि बांग्लादेश में फंडामेंटलिस्ट पावर जो आए हैं वो कमजोर हो, पाकिस्तान चीन की भूमिका वहां घटे और भारत की भूमिका बढ़े, तथा वहां वाकई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर से कायम हो। तो वो एक बड़ा हमारे यहां। दूसरा, उन्होंने जो जॉर्ज सोरोस की नीति के कारण जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में जो पॉलिसी अपनाई थी, वो केवल उसी की पॉलिसी नहीं थी कि वहां से हमारा बिजनेस इंटरेस्ट कैसे वो गल्फ कंट्रीज से होते हुए आएगा और फिर उसका अपना इंटरेस्ट उनका चीन में भी हालांकि रहा है। तो वो पॉलिसी के बारे में जो इनकी अभी घोषणा है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेंथ विद पीस,
पीस तो हमको चाहिए लेकिन स्ट्रेंथ के साथ, माने जो टेररिज्म है सीमा पार उस पर दबाव डालते हुए इस ढंग से पॉलिसी बनाई है कि अफगानिस्तान में जो लगभग वो चीन और पाकिस्तान के हक में तो अब नहीं है, भारत ने धीरे धीरे भूमिका निभाई है, वो कैसे चेंज होता है। जो थर्ड हमारे पक्ष में आ रहा है कि आप देखेंगे कि चीन के काल में साउथ एशिया सी को लेकर जो चाइना की पॉलिसी थी बिडेन के काल में, ट्रंप के काल में उस पर फाइट किया गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक में लोग गए थे, जस्टिस ने फैसला दिया, लेकिन चीन पर कोई दबाव, बात तो करते रहे, चीन पर कोई दबाव नहीं बढ़ाया है। भारत का इंटरेस्ट इसमें है कि चाइना के साथ हमारे अपने संबंध रहेंगे, लेकिन साउथ चाइना सी से लेके जो इंडियन ओशियन पैसिफिक तक जो विस्तार हो रहा है उसमें अमेरिका और भारत जो है फिर से ताकत के साथ खड़ी हो और धीरे धीरे चीन को ये इस मामले में वापस जाने के लिए विवश किया जाए और उसमें जापान, वियतनाम, मलेशिया ऐसे सब देशों का साथ मिलने वाला है। तो ये जो आप कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस की भूमिका वहां इतनी थी कि आप देख लीजिए दोनों के बीच पैसे का कितना अंतर आया है। आप कमला हैरिस के आने के पहले लगा था जो बिडेन को पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद किस ढंग से पैसे की बारिश हुई है, और उसी के जॉर्ज सोरोस के प्रभाव से ही जो बिडेन को ही उनकी पार्टी में खलनायक बना दिया गया वहां कि ये आदमी नहीं हरा पाएगा। जैसे भारत में भी आप देखेंगे कि जो उनके एनजीओ वगैरह जहां जहां उनके हैं, कई अपने ही पार्टी के नेताओं को कमजोर करने में पार्टी के अंदर लोगों को जो है प्रोजेक्ट करके और वहां से बुलवाना शुरू कर देते हैं। और मेरा तो अपना मानना है कि इस बार के चुनाव में जो बीजेपी के अंदर भी बीजेपी और आरएसएस का विरोध चल रहा था सोशल मीडिया पर, यहां वहां बार बार जो लोग आ जाते थे, उसमें बहुत कुछ प्लांटेड लोग थे उनके हिसाब से। वो प्लांटेड लोग अमेरिका में भूमिका निभा रहे थे, तो वो शायद अब चिन्हित होंगे। लेकिन दुनिया के लिए लास्ट में करो, देखिए भारत की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बाद एक नई विश्व व्यवस्था की बात की थी। कोरोना के बाद डोनाल्ड ट्रंप हार गए और वो विश्व व्यवस्था जोखिम में चला गया, चाहे वो आपको वेस्ट एशिया हो, हम तो पश्चिम एशिया हो, चाहे रूस के संदर्भ में हो, और बाकी हमने बात की है। तो वो क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस बीच जो कुछ किया है, क्या वो फिर से उसको लेके एक नई विश्व व्यवस्था की ओर भारत बढ़ेगा? क्योंकि अकेले नेशनल इंटरेस्ट पूरा नहीं होता है। जब आप वर्ल्ड ऑर्डर को अपने अनुसार निर्धारित करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपके कल्चरल इंटरेस्ट, जो फैमिली वैल्यू की बात अमेरिका में उठी है कि चाहे स्कूल में बच्चों को अधिकार देते थे कि स्त्री रहो पुरुष रहो, वो लोग अमेरिका छोड़ने लगे, बहुत बड़े मुद्दे बने और भारत के वैल्यू सिस्टम के अनुकूल है। और विवेक रामास्वामी जो राष्ट्रपति उम्मीदवार से हटे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का जितना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में फैमिली वैल्यू सिस्टम और नेशनलिज्म पेरिल में जा रहा है। एक मीम है जिसको वैसे तो कल से चल रहा है ये, लेकिन अभी कंगना रनौत जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने उसको अभी पोस्ट किया है, तो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। कुछ हल्के फुल्के मूवमेंट्स जो है इस चुनाव में सामने आए, भारत में कैसे लोग मजे ले रहे थे अमेरिकी इलेक्शन पर, वो ट्वीट जरा आप दिखा दीजिएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ चुनाव में कैंपेन करते हुए दिखाई दिए थे, वैसा एक ट्वीट जो है वो कंगना रनौत कर रही है। स्क्रीन पर ले आइए प्लीज वो ट्वीट जी, ये देखिए विजय जी। हाँ देखिए, कल से ये चल रहा है, वो देख रहे थे जिसमें उनको यूज किया है कि योगी जी और प्रधानमंत्री की तरह से इस्तेमाल किया है। बट एलन मस्क उतने करीबी और या कहें प्रचार में हर लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया उनको, इनिशियल सपोर्ट। और इतना अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हिंदुस्तान में शायद ही किसी राजनेता की, शायद ही किसी राजनेता की इतनी हिम्मत हो जो ट्रंप साहब ने एलन मस्क की तारीफ करके की है। यहाँ भी राजनेताओं को इंडस्ट्रीज का, बड़े व्यवसायियों का सपोर्ट मिलता है, पैसा भी मिलता है, समर्थन भी मिलता है, सब है, लेकिन हम लोग उस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करते। ट्रंप ने जिस तरह से एलन मस्क को अपने विक्ट्री मैसेज में, स्पीच में जिस तरह से चर्चा की है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। और अब तो एलन मस्क की कितनी भूमिका इसमें बढ़ जाएगी, खुल के कह चुके हैं कि मेरे मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल में लेकर आएंगे। तो वो बात अभी तो हमारे यहाँ पर चर्चा हो गई थी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चर्चा हुई थी कि किस किस कंपनी ने किसको पैसा दिया, तो उसी पर सब लोग अपने अपने हाथ पहुँचने लग गए थे, धोने लग गए थे। तो ये भी एक फर्क मुझे दिखाई देता है कि अमेरिका में किस तरह से हो रहा है। और एलन मस्क जो है बड़ी ताकत बनकर उभरे। और जॉर्ज सोरोस की जो चर्चा हमने की, दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हैं शायद एलन मस्क।
अब इतना मुझे अमीरों के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता, लेकिन मुश्किल बात क्या है कि जॉर्ज सोरोस को भी चर्चा करनी चाहिए एलन मस्क के साथ। थोड़ा सा ये गंभीर मसला आपने कर दिया। अच्छा, हम लोग अमीरों के बारे में पता करने के लिए और क्या कर सकते हैं? पता तो रहना चाहिए। आप बात भी ना करें, अब उनके मुकाबले में तो खड़े नहीं हो सकते, तो कम पता तो हो कि भाई क्या है। एक और अमीर की चर्चा भी एलन मस्क के साथ, एक और अमीर की चर्चा। नंबर है एलन मस्क, पहला फर्स्ट हो गए उनके और जेफ बेजोस के बीच में मुकाबला है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान की जो सिस्टम है ना, उसमें जिसको अपने यहाँ पर ज़्यादातर इकोसिस्टम की चर्चा करते हैं, तो उसमें जॉर्ज सोरोस की भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे एलन मस्क ने ट्रंप के पूरे इलेक्शन को कैंपेन को काम किया, ऐसे ही कमला हैरिस के साथ और डेमोक्रेट्स के साथ जॉर्ज सोरोस खड़े रहे और उनका जो पूरा फाइनेंस था और सिस्टम था वो उसने उसका साथ दिया। उसका रेफरेंस मैं ये भी देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस को लेकर किया जाता है, तो उनके लिए एक वार्निंग सिग्नल भी है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कि समझिए पूरी दुनिया में उस थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ये उसकी बात है, पैसे की बात नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश के रेफरेंस में इस बात का चर्चा करना जरूरी है कि बाइडेन सरकार के रहते हुए, हमने पहले जब चर्चा वहाँ पर पूरे उठापटक हुई थी, सत्ता में बदलाव हुआ था, तब भी चर्चा की थी कि अमेरिकी सरकार के बिना वो काम नहीं हो सकता। तो बाइडेन सरकार की मौजूदगी, मतलब सपोर्ट के बिना या उनके बिना बांग्लादेश में वो नहीं होता, और उसमें जॉर्ज सोरोस की भी भूमिका रही। शेख हसीना आज प्रसन्न, हाँ, आज प्रसन्न होना चाहिए उनको। तो वो, और जो क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से चुनाव के दौरान ही कैंपेन में बांग्लादेश की तारीफ की, वो एक तो बाइडेन सरकार और जॉर्ज के खिलाफ भी था, और ये बात भी यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि कौन सी शक्तियाँ हैं जो देश को तोड़ने में लगी रहती हैं। अभी चर्चा हुई कि पार्टियों के विदिन पार्टी भी उसको तोड़फोड़ करने में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, तो उन सब पर ध्यान देने के लिए भी ये मैसेज है इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन के बहुत सारे मैसेज इंडियन रेफरेंस में, उनका मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सर, एक बार ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कैसे कनाडा को लेके इस बार ट्रंप का रुख क्या होता है। जिस तरह से कनाडा को लेके भारत के संबंध एकदम निचले स्तर पर चले गए, अब ये देखना होगा कि उसमें ट्रंप क्या भूमिका निभाते हैं। क्या भारत और कनाडा के संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं? क्या वो कनाडा का साथ देते हैं इस मामले को लेकर? ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, अभी ट्रंप बहुत ज्यादा विदेश के मामले में एकदम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनकी पहली प्राथमिकता होगी अपने देश के अंदर जो चीजें डिस्टर्ब हुई है उन्हें पहले नॉर्मलाइज करें, क्योंकि अमेरिका की जनता चाहेगी कि हमने आपको इतना भव्य मैंडेट दिया है, तो पहले देश के अंदर जो घुसपैठी आ गए आप उनको पहले बाहर कीजिए। देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है या अनएम्प्लॉयमेंट या जो दूसरे इश्यूज उनके, आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर पहले फोकस करना होगा। अमेरिका की जनता को पहले जरूर नहीं होगा कि बांग्लादेश को लेकर ट्रंप की भूमिका क्या हो रही है। पहले वो चाहेंगे कि अमेरिका के अंदर जो बड़ी डिस्टर्बेंस स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर ट्रंप क्या रुख अख्तियार करते हैं। और पहले ट्रंप की कोशिश होगी कि वो अपने कंट्री के अंदर इकोनॉमी के फेज पे ध्यान देंगे। उसके बाद वो जरूर उनका सबसे पहला फोकस मुझे लग रहा है रूस और यूक्रेन को लेकर होगा, कि जो इतना लंबे समय युद्ध चल रहा है उस मामले में वो दखल देंगे। उनका दूसरा बड़ा मामला होगा कि चाइना को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। जिस तरीके से चाइना का पूरे दुनिया में दादागिरी एक बनी हुई इकोनॉमी के एंड पे, उस पर चाइना को कैसे किया जाए। और चाइना जिस तरीके से ताइवान को लेकर एक दबाव बना रहा था, मुझे लग रहा है उस पर लेकर वो ध्यान देने की ज्यादा कोशिश करेंगे और पहले अपने एंड पे इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि रिपब्लिकन को लग रहा होगा कि जिस तरीके से उन्हें मैंडेट मिला है, 4 साल बाद ये बना रहे, फिर से रिपब्लिकन जीत कर आए, तो वो उस दिशा के अंदर पहले ज्यादा कोशिश करेंगे। जो बात अभी विजय जी कह रहे थे, हर्षवर्धन जी, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस अमेरिकी इलेक्शन के सबक भारत के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पोस्ट पर थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। कहने को वो सिर्फ 4 चित्र हैं, लेकिन बड़े गंभीर चित्र हैं। वो जाहिर है 2019 के चित्र हैं, लेकिन उसमें जो तीसरा चित्र है वो है हाउडी मोदी एनर्जी स्टेडियम का चित्र। और मुझे लगता है कि ये हर लिहाज से, क्योंकि इस कैंपेन के बाद कई सवाल खड़े हुए थे कि क्या नरेंद्र मोदी अमेरिकी चुनाव में दखल दे रहे हैं। अच्छा, केजीबी हो, CIA हो, दुनिया की दूसरी एजेंसी, जो उनके बारे में तो कहा जाता है कि भारत में दखल दे सकती हैं। बहुत सी किताबें हैं जिसमें कहा जाता है कि इंदिरा जी के समय में तो कब कौन KGB का एजेंट कहां टकरा जाएगा लुटियन दिल्ली में, इसका कोई भरोसा नहीं। एक बड़ी शानदार पुस्तक है, उसमें तो बाकायदा जिक्र है कि कैसे कैसे देसाई सरकार पर CIA को लेकर बहुत चर्चा होती है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री वहां इस तरह से इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उसके बावजूद उस चित्र को नरेंद्र मोदी अपने इस शुभकामना संदेश में करते हैं। G7 की जो बैठक फ्रांस में हुई थी,
क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी उनके बड़े अच्छे मित्र हैं नरेंद्र मोदी के, वहां का एक चित्र उन्होंने डाला है। बाकी वो जो भारत आए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप। अब सवाल यह है कि इन रिश्तों को जैसे हम देखते हैं, यानी हर देश में जो रेडिकल इस्लामिक फोर्सेज वोक और लेफ्ट लिबरल के साथ मिलकर एक जो गठजोड़ चलाती हैं, जिसको हम जॉर्ज सोरोस के म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2021, उसमें जो जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां डेमोक्रेसी है नहीं, नाम लेकर कहा था म्यूनिख ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से उस जॉर्ज सोरोस वाली जो ब्रिगेड है उसको क्या होने जा रहा है? अब ये जो इल्हान ओमार जैसे लोगों से राहुल गांधी जाते हैं और मिलके चले आते हैं, ये जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में जाकर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेस से मिलने वाले कार्यक्रम में जो भारत विरोधी सेंटिमेंट देखते हैं, उस पर किस तरह से लगाम लगने वाली है। जी जी। और एक बात जरूर मैं कहूंगा जो लोगों को ध्यान में रहे, कमला हैरिस हार गई हैं तो बहुत लोग कह रहे हैं भारतीय मूल की थी। अरे भाई, उनकी माता जी चली गई थी, जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस, वो अभी उपराष्ट्रपति की पत्नी है, उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं जेडी वैंस। और जेडी वैंस ने कहा कि उषा की वजह से और हिंदू धर्म की वजह से मुझे लगा कि हां, अपने धर्म यानी क्रिश्चियनिटी, उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो भारत वहां बहुत मजबूत है, समोसा कॉकस स्ट्रांग है।